दोस्तों 2026 तक भारत का हेल्थ केयर सेक्टर 610 बिलियन यूएस डॉलर हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी से भी कहीं ज़्यादा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो गूगल में जब मैंने लिखा तो एआई ओवरव्यू ने गूगल के बता दिया कि कुछ ऐसी ऐसी सी संभावनाएं दिख रही हैं। 2025 चल रहा है दोस्तों, तो यानी कि लगभग सेक्टर जो है वो 400-500 बिलियन यूएस डॉलर के तो आसपास है ही, और एक अच्छी खासी संभावनाएं भी दे रहा है ग्रोथ की। कितनी ग्रोथ की? क्योंकि दोस्तों इसमें जो CAGR है एनुअल, वो 22.5% के आसपास का है, यानी कि 22.5% की रफ्तार से हेल्थ केयर सेक्टर, पूरा का पूरा सेक्टर ही ग्रो कर रहा है भारत का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं भारत के कुछ हेल्थ केयर सेक्टर की विशेष हॉस्पिटल्स रिलेटेड कंपनीज़ के रिलेटेड, ठीक है। और ऐसा देखते हैं कि क्या आने वाले बुल रन में, कभी जब आएगा आने वाले समय में, तो क्या हेल्थ केयर सेक्टर लीड करेगा। क्योंकि पहले 2023-2024 में हम ये देख चुके हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख चुका है। तो आइए बात करते हैं इस पर। वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ऐसा मुमकिन है कि हमारा भी किन्हीं स्टॉक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका, उसमें हमारा निवेश हो, और ऐसा मुमकिन है कि हमने ये वीडियो हम उसके आधार पे ही बना रहे हो। दोस्तों, स्टॉक युक्ति की टीम या हमारा कोई भी सदस्य इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है सेबी रजिस्टर्ड, और हमारा ये वीडियो बनाने में निहित स्वार्थ भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैंने ना एक पूरी डिटेल्ड चार्ट ओवरव्यू है, अच्छे से समझाएंगे। अगर आप बहुत जल्दी में वीडियो देखना चाहते हैं तो 1.5x की स्पीड पे कर सकते हैं। इससे जल्दी आप देखेंगे तो कुछ समझ में आना नहीं है, अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये रील्स की दुनिया से आई हुई कोई वीडियो होगी, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये रील्स जैसी वीडियो नहीं है जहाँ आपको कुछ ग्लैमर दिखाई देगा। बहुत ही बोरिंग वीडियो हो सकती है। और अगर आप रील्स की दुनिया में से आते हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हमारे चैनल पर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपके समय का मैं सदुपयोग करूँगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करें। तो फिलहाल मैं शिल्पा मेडिकेयर के रिलेटेड तो नहीं कर रहा, ये नीचे है। और मैं जिन कंपनीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो ग्लोबल हेल्थ, SRDM, अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हरिद्वाले, और रेनबो चिल्ड्रन केयर, बच्चों का हॉस्पिटल है, और फोर्टिस, ये हॉस्पिटल्स हैं। क्यों ये हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बाकी कोई हॉस्पिटल्स क्यों नहीं लगे? क्योंकि मोटा मोटी हर एक पर कुछ इसी तरह का पैटर्न्स आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इन स्टॉक्स को भी समझ रहे हैं तो उसके बाद आप कोई भी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं इस सेक्टर के। तो अब हमने जब इस सेक्टर के एनालिसिस किया दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो चीज़ है कि हम यहाँ पर ये हेल्थ केयर सेक्टर का निफ्टी हेल्थ केयर का इंडेक्स है दोस्तों। अब जब निफ्टी हेल्थ केयर का जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स को अभी तक मैंने ट्रैक नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है ये स्लोप है और ये नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ थोड़ा सा जा सकता है। कितना जा सकता है? मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रोथ आई थी, ये जो लंबी सी कैंडल बनी है ना, ये एक बहुत अच्छी कैंडल है। इस कैंडल को अच्छी है, नहीं है, ख़राब है, चलिए आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो अगर हैकेनेशी पे देखेंगे तो ये यहाँ से अब नीचे आ चुकी है कैंडल, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मेरे को बहुत ही अच्छा एक चार्ट लगता है, वो होता है रेंको चार्ट। अगर आप नहीं जानते रेंको चार्ट क्या होता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसके रिलेटेड आपको इन डेप्थ नॉलेज दे सकता हूँ दोस्तों। आपको इन डेप्थ अपना एक्सपीरियंस रेंको का बता सकता हूँ। पिछले 4 सालों से मैं रेंको को यूज़ करता आ रहा हूँ, और काफ़ी डेप्थ में मैं आपको रेंको चार्ट एनालिसिस बता सकता हूँ। तो ये ऐसा लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है देखने में, ठीक है, रेंको का ये जो एरिया है। तो ऐसा लगता है कि इसके आसपास ही ये रुक सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे रेंको में, क्योंकि ज़्यादातर हमारी ऑडियंस, जो भारतीय ऑडियंस है, वो रेंको को यूज़ करती नहीं है। तो इतना ही रहने देते हैं यहाँ तक। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपको कंसोलिडेशन मिल सकता है इस जगह पर, और अपसाइड डिमांड मूवमेंट जनरेट हो सकती है। और अगर इसको नीचे तोड़ा, अब जब तोड़ा तब देखी जाएगी फिर कहाँ पे जाकर रुकता है, नहीं रुकता है ना। तो अगर इसको यहाँ से जाएंगे तो फिर एक तो मतलब विजुअल अपीयरेंस जो दिख रहा है ना, आंखों से जो दिख जाता है सपोर्ट, वो ये सपोर्ट है दोस्तों। इस लेवल पर आकर दोबारा रुक सकता है, तो आसपास ही है, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं या सही मौके आने पर देख सकते हैं। और इस सेक्टर में मैंने ऐसा पाया दोस्तों कि इंडेक्स कुछ और बोल रहा है
और जो हमारे स्टॉक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो ये पहले ज़रा समझते हैं। तो जब हम इधर आते हैं देखते हैं स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पर हम जब स्क्रीनर पर आते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल आ गया और अभी मेरे को उस पर जाना ही नहीं है, अभी हमारा मतलब है हेल्थ केयर पे। तो जब मैं हेल्थ केयर पे आता तो मैंने कुछ हॉस्पिटल्स लिए। मैक्स को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बहुत बड़ा है, सबसे टॉप क्लास हॉस्पिटल मैक्स है, इसलिए मैंने मैक्स को लिया नहीं। क्योंकि इतने बड़े को भी ले सकते हैं, मतलब आप, मैं चाहूँगा कि आप में से कोई आए और मैक्स के बारे में कुछ कमेंट लिखे कि भाई मैक्स में ऐसा ऐसा है, हमारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है, ठीक है। तो अच्छा लगेगा हमें भी कि आप लर्न कर रहे हैं, आप भी कुछ सीख पा रहे हैं, और हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया। क्योंकि हमारे वीडियोस पे कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते दोस्तों, मुश्किल से 5, 6, 10, 15, 20 व्यूज़ ही आते हैं, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अपोलो, फोर्टिस, नारायण, ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता और एस्टर डीएम साउथ इंडिया में बहुत नामी हॉस्पिटल है। हमारे जो व्यूअर्स साउथ इंडिया में ऐसे नहीं है तो नॉर्थ इंडियन व्यूअर्स हैं उनको बता देते हैं कि केरला के साइड की काफ़ी पॉपुलर हॉस्पिटल है एस्टर डीएम। और उसके बाद रेनबो चाइल्ड, ये भी साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरह से काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ना व्यू बनाया है और मैं इसको बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस करूँगा। मैं आपको नेट प्रॉफिट और सीएमपी और मीडियन पी, फेयर वैल्यू सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर हम आते हैं, पहले हमारा फोकस सिर्फ यहीं पर रहेगा दोस्तों। रीज़न क्या है कि मैंने इसको रेड करा है? क्योंकि इन दो स्टॉक्स की जो प्लेजिंग है, इन दो स्टॉक्स की जो इक्विटी वो प्लेज्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे स्टॉक्स हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि ये प्लेज्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेजिंग में 13% और 98% की प्लेजिंग है, इसलिए मैंने इन दोनों को रेड कर दिया दोस्तों कि एस्टर डीएम की तो 98% इक्विटी ही प्लेज्ड है, ठीक है। और अपोलो की लगभग 13% के आसपास की इक्विटी जो है प्लेज्ड है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ग्लोबल हेल्थ और ये सब, ठीक है। तो अब मैं ये जितना भी डेटा अगर मैं चार्ट से समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो लाल वाला है ना, ये आने वाले समय में जो इनका एक्सटेंशन प्लान्स हैं ये उसके बेसिस पर है। और ब्लू वाले में करंट बेड की कैपेसिटी है, यानी कि हॉस्पिटल है तो उसके पास बेड्स सही होंगे, और क्योंकि उस बेड पर लिटा के ही मरीज को काम किया जाता है, ठीक है। तो मतलब मरीज के ऊपर हादसा किया जाता है, मैं कह सकता हूँ। तो ये पूरा ओवरऑल केस है, ठीक है। तो अब क्या है कि अपोलो तो देखिए एक सेकंड लार्जेस्ट एंटिटी है इसमें, तो ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा नाम है और बहुत ज़्यादा इसकी जो ये लंबाई है ये ऊपर तक ही जा रही है। बाकी जो है सब एक कैटेगरी के हैं। अब इस एक कैटेगरी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आने वाले समय में सेम कैटेगरी पे आ जाएंगे। मगर करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो एस्टर डीएम और नारायण हृदयालय के पास ज़्यादा बेड की कैपेसिटी है, और इसमें नारायण हृदयालय सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एस्टर डीएम है, उसके बाद फोर्टिस है, उसके बाद ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता है, और रेनबो चाइल्ड तो क्योंकि उसका जो मार्केट एरिया वही बच्चों से रिलेटेड है तो छोटा है और थोड़ा नीचे, बट पैसे बहुत कमाता है ना रेनबो, ठीक है। तो ये टोटल हिसाब किताब है। और आने वाले समय में मतलब 2027-28 तक मैक्सिमम सभी हॉस्पिटल्स एक सेम बार पर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो हमने इन्हीं के ही जो डिटेल्ड व्यू है उस पर से हम लोगों ने पढ़कर जो कंटेंट निकाला है, जो रिसर्च करके जो निकाली है वो ये है। तो अब क्या ऑक्यूपेंसी रेट भी हम देख रहे हैं कि भाई इतने बेड है तो उसमें से ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है, तो वो भी कोई 60-65-70% के आसपास की ऑक्यूपेंसी हर एक में ऑन एन एवरेज चल रही है, ठीक है। डेप्थ जो है ज़्यादातर इस सेक्टर में नहीं है सिवाय अपोलो के, और अपोलो के पास क्यों है? क्योंकि अपोलो जो है एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इतनी तो नई कैपेसिटी ऐड करने के बाद ये जो कैपेसिटी आएगी, ये जो नई कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी खासी एक नई कैपेसिटी अपोलो जो है वो ऐड कर रहा है। कितने ऐड कर रहा है अपोलो? जो नई कैपेसिटी है 13,000 दोस्तों। मतलब ऊपर के जो दो हैं, जो ग्लोबल हेल्थ और एस्टर डीएमएम मिलाकर जितने बेड्स हैं उतने बेड से ज़्यादा अपोलो ऐड कर रहा है, ठीक है, आने वाले समय में। सॉरी 35 हुए, सॉरी। तो यानी कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंशन है वो अपोलो के पास है, ठीक है। और अपोलो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल का ब्रांड बन जाएगा, बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। हालांकि ग्लोबल हेल्थ जो है वो एक क्वालिटी वाइज जो है इंडिया में वेदांता ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ARPP क्या है कि भाई एवरेज जो रेवेन्यू होता है
पर पेशेंट, तो ये वो है। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है कि जैसे ग्लोबल हेल्थ में मेदांता में 63,000 का आता है हर पेशेंट से, इधर 44,000 का आता है। नारायण हृदयालय में लगभग कोई 1,04,000 के आसपास का आता है। और ओवरऑल इस तरीके से रहता है, ठीक है। रेनबो ने कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ऑल द रेनबो की इन्फॉर्मेशन क्या है कि पर बेड से उनकी कितनी अर्निंग होती है, विच इज़ अराउंड 30 लाख के आसपास का कोई अमाउंट है कि एक बेड से सालाना वो 30 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये इनका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाहर जो समझ में आ रही है बात, इसमें ये नहीं कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कितने बेड है, मतलब कोई IAS के पेपर के लिए बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक्सपेंशन में जा रहे हैं, सारे के सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो एड ऑन्स कर रहे हैं, वो CWIP कर रहे हैं, वो कैपेक्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दे हैव सम थॉट्स, राइट। उनके अंदर एक थॉट है कि आने वाले समय में हमारे बेड्स पूरे नहीं पड़ेंगे। 60% ऑक्यूपेंसी के बावजूद भी उनको लगता है कि आने वाले समय में उनके जो बेड्स हैं ये कम पड़ जाएंगे, और इसलिए वो नए बेड बना रहे हैं। यानी कि नए बेड मतलब नया रेवेन्यू, और ज़्यादा रेवेन्यू, और ज़्यादा प्रॉफिट, राइट। सो दिस इज़ लाइक अ होल थिंग बिहाइंड इट, राइट। अब क्या आती है कि यहाँ तक तो सब काम हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला डेटा। तो जब हम ये वाला डेटा अपना ऑन करते हैं तब आपको कुछ और बातें समझ में आएंगी। अब इस डेटा में हमने क्या देखा कि भाई नेट प्रॉफिट सब कोई कितना कमा रहा है। हमने पाया दोस्तों कि एस्टर डीएम की जो डिटेल्स हैं वो इतने प्रॉमिसिंग मेरे को नहीं लग रहे। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे आइए और आप आइए एस्टर डीएम पे बस, ठीक है। एस्टर डीएम एक अच्छा ब्रांड है, नो डाउट, मगर उसका जो स्टॉक पी है दोस्तों वो 85 का स्टॉक पी है, और इंडस्ट्री का पी 53 है। दूसरी चीज़, जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि मीडियन पी जो है वो 68 का है, और जो EPS जनरेट हो रहा है वो 106 रुपये का हो रहा है। बहुत अच्छी बात लग रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में, बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम नीचे जाते हैं और जब हम वेरीफाई करते हैं 106 रुपये के EPS को, तो दोस्तों यहाँ पर अब झोल झाल सामने समझ में आती है बात। आप देखिए 7, 4, 7 इतने का EPS अचानक से 50 गुना बढ़ जाता है, मोटा मोटी, ये राइट। 50 गुना बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम कोई 5100 करोड़ की आ गई। ये क्या चक्कर चल रहा है? ऐसी एंटिटीज़, ऐसी चीज़ों से दोस्तों हमेशा सावधान रहना चाहिए, और इसीलिए इस डेटा को एडजस्ट करने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ गए। क्योंकि जब मैं इस डेटा को ग्राफ्स में डालूंगा तो वो डालने में मेरे को पापड़ बेलने पड़ गए, और उन पापड़ों के बावजूद भी ये जो येलो कलर है ये बहुत ऊपर आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर, ये मेरा कैसे पता लगा, जब मैंने इस डेटा को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो जस्टिफाई नहीं हो रही थी, मतलब ग्राफ्स अच्छे से नहीं बन रहे थे, डिस्प्लेबल नहीं थे। क्योंकि आप देखिए ना, इसकी वैल्यूज़ तो बहुत ऊपर जा रही थी, तो उस वैल्यूज़ को कुछ एडजस्ट किया। डेटा एनालिसिस टूल्स होते हैं, हम लोग उसी से ही काम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने काम कर लिया इसको, ठीक है। मैं अब डेटा एनालिसिस नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जब हमने यहाँ पर ये सारी सिचुएशन को समझा और एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट सबका है, और मतलब हर एंटिटी प्रॉफिटेबल है, और करंट मार्केट प्राइस और ये सब जो भी है, ये सब डेटा आपके सामने। तो फेयर वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है, और आउट ऑफ दैट क्या हो रहा है कि दूसरी चीज़ कैसे शॉकिंग लग रही है कि ये जो प्रॉफिट है ना, कि फेयर वैल्यू आ रही है, ये हमारा बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है इधर, ठीक है ना। ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं जस्टिफाई कर रहा है एस्टर डीएम का? क्योंकि करंट प्राइस तो कोई 493 रुपये है, और फेयर वैल्यू आ रही है 7200। तो इतना गैप कैसे हो गया? यानी कि स्टॉक तो गिरा हुआ होना चाहिए इस टाइम, और स्टॉक तो इस टाइम गिरा हुआ नहीं है। अगर मैं एस्टर डीएम की बात करूं तो स्टॉक में तो इतना कोई डाउनफॉल नहीं नज़र आ रहा हमको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जिसको आपको फोकस में रखना चाहिए वाइल थिंकिंग दी टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब दूसरी जगह पर आते हैं तो ROE भी हमको ठीक ठाक लग रही होती है, सबकी ठीक ठाक है। अब हमने क्या किया दोस्तों कि मेरे को ना
ऐसे स्टॉक्स जो डिविडेंड नहीं देते वो भी ज़्यादा कोई अच्छे लगते नहीं, इसलिए मैंने ग्लोबल हेल्थ को ठीक है, ठीक है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। अगर मतलब देखिए ना कि बीइंग ए इन्वेस्टर में 5 साल तक देखिए हुआ गया है कि एक स्टॉक मान लीजिए 1200 रुपये से 6000 रुपये पहुँचा और उसके बाद वो घट कर 3000 रुपये आ गया, 2500 रुपये आ गया, ठीक है, जैसा आजकल हुआ। मैंने स्टॉक को नहीं बेचा, 5 साल तक स्टॉक के साथ वफादारी निभाई, उसके बाद मेरे को मिला क्या, मतलब 1200 का स्टॉक 2500, दैट्स इट। बाकी इस बीच में कुछ और अगर मिलता रहता, रिवॉर्ड मिलता रहता तो हमें अच्छा लगता है ना। और वही जो अच्छा लगना होता है दिस इज़ थ्रू डिविडेंड, कि डिविडेंड के थ्रू एक पैसिव इनकम हमारे पास आती रहती है। तो ये जो एरिया है डिविडेंड मैं मिस करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लगाई कि EPS कितना है करंट प्राइस का, तो ऑलमोस्ट सभी का एक जैसा EPS आया। तो उसके बाद का जो डेटा है ना वो ये है। अब डेटा को समझते हैं, इसमें तो अब आपको इतना कोई समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू के बेसिस पर हर स्टॉक ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखिए कि ये जो रेड मार्क है ना इस बार में, वो ROE है, रिटर्न है। मतलब अगर मैंने इतना पैसा लगाया ब्लू बार जितना, तो मुझे ये रेड बार जितना मिला, इतना लगाया तो मेरे को रेड बार जितना मिला। तो रेड बार मोटी अच्छी थिक किसमें, नारायण हृदयालय में और रेनबो चाइल्ड में। बाकी फोर्टिस में सबसे कम है, ग्लोबल हेल्थ और अपोलो में ऑलमोस्ट सेम है। तो बाय विजुअलाइज मतलब SRDM में आई नहीं रही है, आप देख सकते हैं, यानी कि रियलिटी छुपाई नहीं छुपती। कई चीज़ें यहाँ से बड़ी फैसिनेटिंग दिखेगी, बड़ी अच्छी दिखेगी, मगर जब हम उसको चार्ट के थ्रू डिस्प्ले पे डालते हैं तब रियलिटी सामने आ जाती है कि SRDM जो है वो फट गया है, ठीक है। मतलब वहाँ पे रियलिटी साफ आ रही है कि उसके पास हम उस पर पैसा लगाएंगे बट उसके करस्पॉन्डिंग जो रिटर्न्स हैं वो हमें उतने नहीं मिल पाएंगे, है ना। सबसे अच्छे रिटर्न्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं, नारायण हृदयालय से। यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो एक चार्ट है वो क्या बताता है, वो बताता है येलो डॉट जो है वो बताती है अर्निंग, और ब्लू डॉट बताती है करंट P, और रेड डॉट बताती है एक मीडियन P जो 3 सालों की P है। इसका एक्चुअल क्या होना चाहिए कि करंट P ऊपर यानी कि ब्लू ऊपर, फिर रेड, और अर्निंग्स तो ठीक है क्योंकि वो उससे रिलेटेड नहीं है तो इसलिए अर्निंग की डॉट इधर लग रही है, दैट्स इट। तो एक्चुअल ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस क्या बनता है हमारा कि ब्लू डॉट ऊपर रेड डॉट नीचे, ये एक आइडियल सिचुएशन है। मगर ये सिचुएशन कहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है, वो सिचुएशन फॉलो नहीं हो रही है दोस्तों यहाँ पर अपोलो में। अपोलो का यानी कि स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि करंट P मीडियन P के पास जाएगा, क्योंकि मीडियन P ज़्यादा है और करंट P कम है, यानी कि इसमें गिरावट ज़्यादा हुई है। रीज़न क्या है गिरावट का अपोलो में, अपोलो का जो रीज़न है गिरावट का वो हमने पहले ही बताया दोस्तों, प्लेजिंग। अपोलो हॉस्पिटल प्लेज करके बैठा हुआ है और उसके बाद डेप्ट भी ज़्यादा है। तो एक तो डेप्ट है पूरी की पूरी मार्केट कैप की, और ऊपर से 13% के आसपास शेयर्स प्लेज भी हैं। तो यही वजह हो सकती है कि करंट P इसको मार्केट इतना भाव नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि आने वाले समय में सिचुएशंस क्या होती हैं नोबडी नोज इट। अब एक गैप जिसका अर्निंग ज़्यादा है, अर्निंग ज़्यादा आ रही है और P कम आ रहे हैं, वो आते हैं नारायण हृदयालय। और आप दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि ये जो गैप है ये भी काफ़ी ज़्यादा गैप है इन बाकियों में, है ना। तो SRDM को तो छोड़ ही देते हैं, इसको तो काउंट ही मत करो। और ये अगर पास पास है यानी कि फेयर वैल्यू पर है, यानी कि ग्लोबल हेल्थ जो है आपका फेयर वैल्यू पर है, P के पास है। अगर ये गैप ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये गैप ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि P जो है ज़्यादा बढ़ गए, यहाँ चांसेस ऑफ करेक्शन भी बनते हैं इधर, जैसे रेनबो में बन सकते हैं, फोर्टिस में बन सकते हैं, बट ग्लोबल में कम बनते हैं। अब हमने क्या देखा दोस्तों, एक तो ग्लोबल, अपोलो और नारायण हृदयालय हमें बेस्ट लगते हैं इस टाइम के हिसाब से, ठीक है। आइए इनको स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो जब हम चार्ट्स पर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो अगर मैं नारायण हृदयालय को देखूँ तो चार्ट में नारायण हृदयालय में मतलब अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये अब जाएगा, क्या होगा, क्योंकि क्या हुआ, प्राइस करेक्ट हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए इधर एक प्राइस करेक्ट हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ से देखूँ एक चीज़, अच्छा अब एक चीज़ दिखाते हैं आपको।
अगर अब यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, ये एक लाइन जा रही है ऊपर, ये मूविंग एवरेज को बंद कर देते हैं, और यहाँ से हम एक लाइन देखते हैं, और ये लाइन बता रही है कि RSI जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है ना, यानी कि स्पीड इसके बढ़ने की कम है। कैसे कह सकते हैं हम स्पीड इसके बढ़ने की कम है? क्योंकि जब हम नारायण उडवाले के डेटा को भी देखते हैं दोस्तों, तो हम डेटा को भी देखकर ये पता लगा पा रहे हैं कि एक गैप भी ज़्यादा आ रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, यानी कि प्राइस में हल्का छोटा सा करेक्शन हो सकता है, एंड विच इज़ अगेन अ गुड साइन। अगर करेक्शन आती है तो विच विल बी दी गुड साइन। बट अब देखते हैं कि क्या रहता है आने वाले समय में, थोड़े से समय में। और बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगी, ठीक है, ज़्यादा करेक्शन नहीं आती। और क्योंकि ये सब तो, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो सब सही है ना, ये सब सही है। अगर ये सिचुएशन ऐसी होती कि रेड ऊपर आ गया, ब्लू नीचे आ गया, तो दिक्कत वाली बात थी, तब दिक्कत वाली बात थी। बट यहाँ पर डेटा हमारा बोल रहा है कि इस तरह की दिक्कतें तो नहीं है ना। तो आइए यहाँ पर हम दोबारा आते हैं, तो अब देखते हैं क्या लग क्या रहा है इधर। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों 1 आवर की कैंडल में, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ चुकी है, और यही एक सपोर्ट है, तो ये दोबारा सपोर्ट भी बन सकता है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया दोबारा एक सपोर्ट जोन बन सकता है, और यहाँ से दोबारा रिक्वायरमेंट रेजअप हो सकती है नारायण हृदवाले में। तो डिमांड में जनरेट है ना, सो डिमांड जोन लिख देते हैं सिंपली, और ये ऐसा हम लिख रहे हैं 10 अप्रैल 2025 को, ठीक है। अब उसके बाद एक और हॉस्पिटल को देखते हैं, ग्लोबल हेल्थ को, मेदांता। और जब हम मेदांता को देखते हैं दोस्तों, तो सेम चार्ट लगभग ऐसा लगता है, मगर अगर मैं इसको देखूं तो इसकी RSI भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है मेरे को। और देखिए दोस्तों, अब साफ तौर पे दिख रहा है ना, अब आप देखिए यहाँ से देखिए, अब RSI को समझते हैं, और इसको बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस। अब देखिए प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, और यहाँ से ये प्राइस तो फ्लैट हो गया, और अगर मैं इसको ये वाला लगाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो RSI लगातार कमज़ोर हो रही है ना। तो ये अब आप देखिए, आपके सामने मैं फ्रेश एनालिसिस कर रहा हूँ, बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि ये कम होगा नीचे होगा, बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस आपके सामने है। हमें ऐसा लगता है दोस्तों ये आपको मौके दे सकता है, और ठीक है, और ये आपको फिर दोबारा से इस रेंज, मतलब अब एग्जैक्ट रेंज को चलिए आइए समझते हैं, एग्जैक्ट रेंज कहाँ पर आ सकती है। तो थ्रू जस्ट ऑब्जर्वेशन है ना। एक चीज़ आपको और बताते हैं दोस्तों, एक चीज़ आपको और बताते हैं, आप इसको नोट करना। तो एक ये और एक ये दो नेकलाइन बनेंगी, और अगर मैं अभी इस पे एक पे काम करते हैं, ठीक है, यहाँ से इसमें भी आपको करेक्शन दिख सकती है, और इस जगह के नीचे ये स्टॉक आ सकता है। दोस्तों एक नेकलाइन होती है, कंसेप्ट होता है, अगर आप चाहेंगे उसके बारे में मैं बताऊं कि RSI की नेकलाइन को कैसे दिखते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे भी करेक्शन है, तो मोटा मोटी मेरे को ऐसा लगता है कि करेक्शंस आ सकती हैं ज़्यादातर सभी स्टॉक्स में, ठीक है। और अगर हम इसकी भी बात करें तो रेनबो चाइल्ड तो दोस्तों बढ़िया लग रहा है मेरे को, रेनबो ओके। तो अब देखिए रेनबो चाइल्ड में मेरे को अपॉर्चुनिटी लगती है, एंड आई थिंक रेनबो चाइल्ड में मूव अप, यहाँ पे तो चीज़ें पॉजिटिव हैं दोस्तों। अगर ये इससे ऊपर सस्टेन हो जाता है रेनबो, ठीक है, अगर रेनबो ऊपर सस्टेन हो जाता है तो ये आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, एंड देयर आर द चांसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15%, 10% अप्रॉक्सीमेट चार्ज, या हम यहीं पर ही बेच के निकल जाना ज़्यादा बेहतर है इस जगह पर, ठीक है। तो एक छोटा सा स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है दोस्तों, और मैं टेंशन में आ जाता हूँ, वीडियो लंबी होती है क्योंकि लोग देखते नहीं, 24 मिनट की वीडियो कोई देखेगा नहीं। तो यहाँ पर ये एक जोन पे आ चुका है, ठीक है। तो हो सकता है रेनबो चाइल्ड आपको यहाँ से कोई 6-7% के करीब आपको एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे दे। रेनबो तो देख लिया, इसी तरह से हम अपोलो भी देख लेते हैं। अच्छा ये तो अपोलो है, सॉरी, अपोलो में चांसेस हैं, और रेनबो में भी सेम चांसेस है, वेरी गुड।
तो रेनबो में भी चांसेस हैं दोस्तों ठीक इसी प्रकार के। और ठीक है, इधर दिखते हैं। तो ये भी दोस्तों थोड़ा सा प्राइस करेक्शन के बाद हो सकता है आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखा दे रेनबो भी। ठीक है, रेनबो भी एक एक अच्छे जोन पर है दोस्तों, और थोड़ा सा अगर करेक्ट हो सकता है तो यहाँ तक तो आ ही सकता है, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पर आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी होगी और एक अच्छी रेंज है। ठीक है, डिमांड जोन ही बना देते हैं इसको, तो डिमांड जोन बना देते हैं इसको यहाँ से हम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक तो देखा ही जा सकता है आराम से। ठीक है, तो 1600 के बाद आएगा, तब उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। नहीं तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर ले रेनबो को, तो 14% की ग्रोथ दोस्तों पॉसिबल है रेनबो के अंदर। तो ये है दोस्तों कुछ अभी तो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, मगर इन स्टॉक्स को ना आप देख सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए भी। आप इसको खुद स्टडी कीजिए, देखिए कि क्या लगता है। हालांकि काफ़ी ओवर प्राइस तो हैं अभी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे देंगे, क्योंकि अगर मैं इनको मंथली बेसिस पर हम देखें इनको, तो कुछ इतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा दिखकर। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि 2023-2024 में एक अच्छी इन्होंने ग्रोथ दिखाई थी इन स्टॉक्स ने। और अब देखते हैं दोबारा अब क्या होता है। ठीक है, हम तो दोस्तों एक्चुअली इन स्टॉक्स में से निकल चुके थे काफ़ी पहले, और 2023-24 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें तो हम लोग निकाल था उसमें, मगर जो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 था वहाँ की रैली हम इसमें मिस कर चुके थे, और हमने इसमें से किसी में भी मतलब अपोलो में हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। 2024 जुलाई, आई थिंक जुलाई और जून के आसपास हम निकल चुके थे इसमें से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। 26 मिनट की वीडियो आपने हमारी देखी है, आशा करता हूँ कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। 26 मिनट देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद दोस्तों। और हम जुड़े रहिए स्टॉक युक्ति से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके स्टॉक के बारे में नई वीडियो जो बनाना चाहते हैं, हमें खुशी होगी उसके रिलेटेड वीडियो बनाने में। धन्यवाद।